हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। आज हम नया यूनिट शुरू करेंगे थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके थर्मोडायनेमिक्स जो है उसमें सिलेबस में क्या क्या दे रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर में 3 पार्ट दे रखे हैं केमिस्ट्री में, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल और पीजी लेवल या एमएससी लेवल। तो 12th लेवल की बात करें तो देखिए 12th लेवल में क्या दे रखा है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में नॉर्मली 3 लॉ होते हैं, तो यहाँ पर कॉमन कह दिया इसने लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पर मेनली बात किसकी कर रहा है, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो ये कह रहा है लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब थर्मोडायनेमिक्स में लॉ क्या क्या होते हैं उसकी बात कर रहा है। फिर इसने कहा जीरोथ लॉ और फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ के साथ उसने उसकी एप्लीकेशन भी दे रखी है। इसके बाद दे रखा है कंसेप्ट ऑफ वर्क एंड हीट, कि वर्क क्या होता है और हीट क्या होता है उसके बारे में इसने दे रखा है। आगे दे रखा है गिब्स एनर्जी, गिब्स एनर्जी क्या होती है वो दे रखा है। गिब्स फ्री एनर्जी भी कह देते हैं, सिंपल गिब्स एनर्जी भी कह सकते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी भी कह सकते हैं। उसके बाद दे रखा है एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। एंथैल्पी क्या होती है, एंट्रोपी क्या होती है, सारा हम देखेंगे। अब ये तो था 12th लेवल में सिलेबस। उसके बाद ग्रेजुएशन की अगर हम बात करें तो ग्रेजुएशन में दे रखा है एंथैल्पी एंड इट्स चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो यहाँ पर एंथैल्पी क्या होती है और उसमें क्या क्या चेंज होते हैं जब कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रखा जाता है। ये जो आपके फिजिकल स्टेट चेंज होती है उसकी बात है, डिटेल में हम देखेंगे आगे जब पढ़ेंगे। आगे दे रखा है एंट्रोपी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। एंट्रोपी क्या होती है, आइडियल गैस की एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, अलग अलग कंडीशन पे फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं, वो हम सारे फॉर्मूले देखेंगे। उसके बाद दे रखा है हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। अब हेस लॉ क्या होता है वो जब हम ये देखिए, ये थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट आ जाता है एक्चुअल में। हेस लॉ जो है वो किस में आ जाता है, थर्मोकेमिस्ट्री में आ जाता है, वो हम देखेंगे। आगे दे रखा है गिब्स एंड हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। तो यहाँ पर गिब्स और हेल्महोल्ट्ज फंक्शन का मतलब क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होती है उसके बारे में इसने दे रखा है। इसके बाद जो लास्ट आपके एमएससी लेवल का जो पार्ट है वो उसमें क्या दे रखा है, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है और साथ में दे रखा है जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जूल थॉमसन कोफिशिएंट क्या होता है, ये सारी डिटेल यहाँ पर आएगी। अब देखिए मेन बात जो है कि यहाँ पर जो सिलेबस दे रखा है मोटा मोटा वो तो हमको कवर करना ही है। इसके अलावा मैंने आपको एक बात पहले भी कही थी, वापस ही रिपीट कर देता हूँ, जो चीज़ बेसिक्स होती है वो आपके सिलेबस में मेंशन हो या ना हो वो आपको करनी ही करनी है। अब जैसे कोई बेसिक सा कोई कंसेप्ट पूछ ले तो वहाँ पर आप ये नहीं देखेंगे कि ये तो सिलेबस में दे रखा है या ये सिलेबस में नहीं दे रखा है। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि जो बेसिक्स है वो तो हम करेंगे ही करेंगे, और जो चीज़ सिलेबस में मेंशन है उस पर हम एक्स्ट्रा फोकस रखेंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं अच्छे से कि यहाँ पर देखा जाए तो थर्मोकेमिस्ट्री बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन नहीं है सिलेबस में। थर्मोकेमिस्ट्री का जो पार्ट है, देखिए एक तो थर्मोडायनेमिक्स होता है और एक थर्मोकेमिस्ट्री होता है। थर्मोकेमिस्ट्री का पार्ट यहाँ पर सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखेंगे स्कूल लेक्चरर के ही, तो वहाँ पर थर्मोकेमिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर जो है, जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो मैं आपको पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैंने आपको पहले भी कहा है कि केवल थ्योरी से आपका काम नहीं चलेगा, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि सारे कंसेप्ट थ्योरी से हम क्लियर नहीं कर सकते। कई कंसेप्ट ऐसे होते हैं जो थ्योरी से क्लियर नहीं होते, वो हम क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर सकते हैं। तो ऐसी थर्मोडायनेमिक्स में हम करेंगे, जो बेसिक थ्योरी है वो हम पूरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। और कई कंसेप्ट ऐसे होंगे जो थ्योरी में कवर नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर हमारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक काम करना है कि जो थ्योरी के वीडियो है वो तो आपको देखने ही है, साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो भी आपको देखने हैं, शुरू से लेके एंड तक देखने हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर एक भी क्वेश्चन छूटता है इसका मतलब एक कंसेप्ट छूट गया आपका, और अगर एक कंसेप्ट आपका छूट गया इसका मतलब अगर उस कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया तो वो क्वेश्चन आपका छूट सकता है। इसलिए यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिक जितना कवर होता है, चाहे वो सिलेबस में मेंशन हो चाहे ना हो, क्योंकि बेसिक्स जो है वो आपके कभी भी पूछा जा सकता है, उसके लिए उसको सिलेबस में मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो सारा हम जो है इस यूनिट में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन की बात करें थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस in which we study
द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। वापस से रिपीट करता हूँ, थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस। ये एक मैथमेटिकल साइंस है जिसमें हम फॉर्मूलेस पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर मेन जो डेफिनेशन है वो ये है कि हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ेंगे? थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैथमेटिकल साइंस इन विच वी स्टडी द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। देखिए, एक तो क्वालिटेटिव होता है, कहने का हम बता देते हैं कि भाई ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये कम होगा तो ये कम होगा, या इससे रिलेटेड ये है, इससे रिलेटेड ये है। लेकिन यहाँ पर हमने शब्द काम में लिया है क्वांटिटेटिव, मतलब हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि अगर एक फॉर्म ऑफ एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी कितनी बढ़ेगी या कितनी कम होगी। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हीट जो है वो भी एक एनर्जी की फॉर्म है। एनर्जी को हम हिंदी में ऊर्जा कहते हैं, जिसको अगर हम सिंपली डिफाइन करें तो हम कहते हैं कार्य करने की क्षमता, कैपेसिटी टू डू वर्क। कार्य करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। तो जब हम थर्मोडायनेमिक्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है कि वह ब्रांच है साइंस की जिसमें हम एनर्जी और हीट को कोरिलेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कोरिलेट कर रहे हैं, हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हीट जो है वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है। अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी से मतलब ये है कि जिसमें हम इंटरनल एनर्जी कह सकते हैं, एंथैल्पी कह सकते हैं, या और भी बहुत सारी टर्म्स है जैसे गिब्स फ्री एनर्जी है, वो सारी यहाँ पर डिटेल में आएगी। तो आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, जिसमें हम हीट और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बीच में रिलेशन स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आती है सबसे पहले टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, जब हम थर्मोडायनेमिक्स डिटेल में शुरू करेंगे उससे पहले हमारे लिए हमको कुछ टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, लेकिन हमारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म की तो दे रखा है सिस्टम। देखिए, सिस्टम कुछ नहीं है जिस पर आप थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए जो भी पार्ट है यूनिवर्स का जिसमें आप थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं वो आपका क्या कहलाएगा? सिस्टम। जैसे मान लीजिए ये एक कमरा है, इसमें मैं थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहा हूं, तो ये कमरा मेरे लिए क्या है? सिस्टम है। इसके अलावा यूनिवर्स का जो भी पार्ट बच गया है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो यहां पर हमने क्या देखा कि जो टोटल ब्रह्मांड है उसको हम कह रहे हैं यूनिवर्स। उसको हम क्या कह रहे हैं? यूनिवर्स। और यूनिवर्स जो है दो चीज से मिलकर बना है, या हम कह सकते हैं इसको हमने दो में डिवाइड करा। एक तो करा सिस्टम और एक करा हमने सराउंडिंग। तो यहां पर हमने क्या कहा कि जिस पर हम थर्मोडायनेमिकल स्टडी कर रहे हैं वो सिस्टम है, और उसके अलावा जो भी पार्ट बच गया है, रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ दें या कंबाइन कर दें तो वो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स। तो यहां पर सिस्टम और सराउंडिंग जो है, सिस्टम और सराउंडिंग को मिलकर क्या बन रहा है? यूनिवर्स। इसके अलावा एक चीज इंपॉर्टेंट, एक बात और भी है कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो बाउंड्री है वो आपके रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने ये कमरा लिया है तो कमरे में जो दीवारें हैं वो उसकी रियल बाउंड्री है। रियल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो सिस्टम और सराउंडिंग है वो रियल बाउंड्री से भी सेपरेट हो सकते हैं और आप इमेजिनरी बाउंड्री से भी उसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब अज्यूम कर सकते हैं कि ये इमेजिनरी बाउंड्री है। ठीक है, इसके बाद आता है ओपन सिस्टम। अब देखिए, ओपन सिस्टम का मतलब क्या है? ओपन सिस्टम को समझने के लिए आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई पतीला है या कोई भगोनी है या बीकर है, कुछ भी आप कह सकते हैं। ये आपके एक साइड से ऊपर से क्या है? ओपन। तो वैसे मान लीजिए कि मैंने कोई भगोनी ले ली या कोई पतीला ले लिया, उसमें मैंने पानी डाल दिया और उसको मैं गर्म कर रहा हूँ। तो ये जो पानी मैं गर्म कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि जब मैं इसको गर्म करूँगा तो ये जो इसकी जब वेपर बनेगी तो ये वेपर क्या है? एटमॉस्फेयर में जाएगी या एनवायरनमेंट में जाएगी। तो हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर सिस्टम जो है, इसकी जो मैटर है ये क्या है? एक्सचेंज हो रहा है। मैटर क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। उसके अलावा जो हीट है वो भी एक्सचेंज हो रही है, या हम कह सकते हैं एनर्जी जो है वो भी एक्सचेंज हो रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपके मैटर को भी एक्सचेंज कर रहा है सिस्टम, और आपके जो एनर्जी है उसको भी क्या कर रहा है? एक्सचेंज कर रहा है। एनर्जी की जगह आप हीट भी कह सकते हैं। तो ऐसा सिस्टम जो मैटर का मतलब पदार्थ,
और एनर्जी, एनर्जी का मतलब ऊर्जा, क्योंकि हीट भी एक फॉर्म की एनर्जी है, तो आप एनर्जी भी कह सकते हैं, हीट भी कह सकते हैं। ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से, अब देखिए यहाँ पर इसको आप ऐसे समझिए कि ये मान लीजिए भगोनी है, तो ये आपके जो पतीला है ये इसकी इमेजिनरी बाउंड्री होगी, क्योंकि तीन साइड से जो बाउंड्री है वो तो रियल है, और ये वाली जो है ये क्या है, इमेजिनरी है। क्यों? क्योंकि वो आपको एक्चुअल बाउंड्री तो है नहीं, वो इमेजिनरी है। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में रियल बाउंड्री भी हो सकती है और इमेजिनरी बाउंड्री भी हो सकती है। तो ये तो रियल हो गई क्योंकि एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही है, और ये इमेजिनरी होगी। तो हमने क्या देखा कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है, और एनर्जी का भी एक्सचेंज हो सकता है, आदान प्रदान हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं? ओपन सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये किस केस में आएगा? ओपन सिस्टम में। अब मान लीजिए कि मैंने जो वेसल लिया या जो बर्तन लिया उसको मैंने ऊपर से पैक कर दिया, एयर टाइट पैक कर दिया, मतलब अब मैंने उसमें ऐसा ढक्कन लगा दिया या उसको ऐसे पैक कर दिया कि उसमें से मैटर एक्सचेंज नहीं हो सकता। मतलब अब मान लीजिए मैं इसमें पानी गर्म कर रहा हूँ अगर, तो पानी जो है वेपर तो बना रहा है, लेकिन वो वेपर इस वेसल से बाहर नहीं जा पा रही है। इसका मतलब मैटर जो है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता। इसका मतलब जो मैटर है वो एक्सचेंज नहीं हो सकता, मतलब जो पदार्थ है वो अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से अंदर नहीं आ सकता। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता। लेकिन ये जो बाउंड्री है, ठीक है, ये जो बाउंड्री है ये यहाँ से एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है। मतलब पदार्थ का आदान प्रदान नहीं हो सकता, लेकिन ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है। उसको हम कहते हैं क्लोज सिस्टम। उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। तो ओपन सिस्टम क्या है? जिसमें पदार्थ भी आ जा सकता है और ऊर्जा भी आ जा सकती है। लेकिन क्लोज सिस्टम किसको कह रहे हैं? जिसमें पदार्थ आ जा नहीं सकता लेकिन ऊर्जा आ जा सकती है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोज सिस्टम। इसके बाद तीसरा आता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम का एक एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, थर्मोफ्लास्क, या सिंपल लैंग्वेज में हम इसको थर्मस भी कह देते हैं कई बार। तो जो थर्मोफ्लास्क है, थर्मोफ्लास्क की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर ना तो मैटर एक्सचेंज हो पा रहा है और ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो पा रही है। मतलब एनर्जी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा और मैटर का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में अगर मैटर का, मतलब पदार्थ का, और एनर्जी का, ऊर्जा का अगर आदान प्रदान नहीं होता है तो वो कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम। और उसका एग्जाम्पल है थर्मोफ्लास्क। उसका एग्जाम्पल क्या है? थर्मोफ्लास्क। एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो थर्मोफ्लास्क है, दोनों तरीके से पूछा जा चुका है, या मैं एग्जैक्ट कहें तो दोनों में से एक तरीके से पूछा जा चुका है कि वो या तो ऐसे पूछ सकता है कि भाई थर्मोफ्लास्क जो है कौन से टाइप का सिस्टम है, तो आप क्या कहेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। या वो ऐसे पूछ सकता है कि आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या होगा। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है थर्मोफ्लास्क कौन से टाइप का सिस्टम है ये पूछा गया है, तो वहाँ पर आंसर क्या होगा? आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ का आप ध्यान रखना, अभी थोड़ी देर बाद जब हम आगे देखेंगे तो वहाँ पर प्रोसेस आएंगे। क्या आएंगे? प्रोसेस। प्रोसेस में और सिस्टम में फ़र्क होता है। प्रोसेस में और सिस्टम में क्या होता है? फ़र्क होता है। उसमें आपको मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टम की अगर हम बात करें तो सिस्टम जो हम पढ़ रहे हैं, ओपन सिस्टम हमने देख लिया क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है हमने देख लिया, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है हमने देख लिया। यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो वो बन सकता है आपके आइसोलेटेड सिस्टम पर। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल क्या है? थर्मोफ्लास्क। ना तो हीट एक्सचेंज होगा ना ही मैटर एक्सचेंज होगा। इसके बाद दे रखा होमोजीनियस सिस्टम। अब देखिए होमोजीनियस सिस्टम की अगर हम बात करें तो होमोजीनियस जो है, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस हमने सॉल्यूशन में भी पढ़ा था। होमोजीनियस की अगर हम बात करें तो ऐसा सिस्टम जो यूनिफॉर्म हो। क्या हो? यूनिफॉर्म हो। अब यूनिफॉर्म से क्या मतलब है? यूनिफॉर्म का मतलब अगर आपके कोई भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा ये कोई सिस्टम है, तो इस सिस्टम के अगर आप किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे तो वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? यूनिफॉर्म सिस्टम से मतलब देखिए होमोजीनियस सिस्टम को मैं कैसे समझा सकता हूँ? यूनिफॉर्म सिस्टम है। यूनिफॉर्म सिस्टम का मतलब कि अगर मैं इस पार्ट में कंपोजिशन देखूँ तो भी वही कंपोजिशन आएगा, इस पार्ट में कंपोजिशन देखूं तो भी वही कंपोजिशन आएगा, इस पार्ट में कंपोजिशन देखूं तो भी वही कंपोजिशन आएगा, या इस पार्ट में, मतलब किसी भी पार्ट में अगर आप उसकी कंपोजिशन चेक करेंगे या कोई प्रॉपर्टी चेक करेंगे
तो प्रॉपर्टी की वैल्यू, कंपोजिशन की वैल्यू क्या आएगी, सेम। कंपोजिशन का मतलब यहाँ पर आप उसको कंसंट्रेशन से ले सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है ओवरऑल जो है वो क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस पार्ट में कंसंट्रेशन डिफरेंट है और इस पार्ट में डिफरेंट है। पूरे सिस्टम में ऑल थ्रू कंसंट्रेशन, कंपोजिशन या जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर है, टेम्परेचर है, या और भी जो भी प्रॉपर्टी है, सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, उन सब की प्रॉपर्टी क्या आएगी, सेम। उसको हम यूनिफॉर्म सिस्टम या होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि होमोजीनियस सिस्टम में सिंगल फेज होती है। क्या होती है, सिंगल फेज होती है, एक फेज होती है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, हमने पहले भी पढ़ रखा है होमोजीनियस सिस्टम क्या होता है। तो होमोजीनियस सिस्टम यूनिफॉर्म सिस्टम होता है जिसमें ऑल थ्रू में जो कंपोजिशन है, कंसंट्रेशन है, जो प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है, सेम होती है। और यहाँ पर फेज जो है वो क्या होती है, सिंगल फेज। मतलब टोटल फेज कितनी होती है, एक। इसके बाद अगर मैं बात करूँ हेट्रोजीनियस सिस्टम की, तो हेट्रोजीनियस सिस्टम जो है यूनिफॉर्म नहीं होता है। मतलब यहाँ पर जो फेज है वो क्या होती है, एक से ज़्यादा, मोर देन वन। फेज जो है वो क्या होती है, मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा फेज होती है। तो यहाँ पर एक से ज़्यादा फेज होने की वजह से जो आपके कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूनिफॉर्म नहीं होती है। मतलब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है वहाँ पर आप देखेंगे एक पार्ट में प्रॉपर्टी कुछ और है तो दूसरे पार्ट में प्रॉपर्टी कुछ और है। तो कंपोजिशन वेरी करता है, प्रॉपर्टी वेरी करता है, और यहाँ पर फेज जो होती है वो एक से ज़्यादा होती है। उसको हम कहते हैं हेट्रोजीनियस सिस्टम। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए कि जब आप देखेंगे कि मैं यूनिट की बात करता हूँ, एनर्जी की, देखिए वर्क जो है वो भी एक तरह का एनर्जी का फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में हम जो है डिफरेंट एनर्जी के फॉर्म्स को फॉर्मूले से कोरिलेट करेंगे। जैसे आपके हीट हो, चाहे वर्क हो, चाहे इंटरनल एनर्जी हो, एंथैल्पी हो, गिब्स फ्री एनर्जी हो, ईटीसी। तो इन सबको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले में कोरिलेट करेंगे कि भाई किसके बीच में क्या रिलेशन है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो एनर्जी की हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं वो जूल में होती है। तो अगर मैं बात करूँ एनर्जी की जो कॉमन यूनिट है वो होती है जूल में, ठीक है। लेकिन जब हम हीट को डिफाइन करते हैं या हम हीट की यूनिट की बात करते हैं, नॉर्मली हम कैलोरी में लेते हैं। किस में लेते हैं, कैलोरी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिलेशन है दोनों के बीच में, तो आप देखेंगे कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.185 जूल। ये आपको रिलेशन ध्यान होना चाहिए। इसको हम नॉर्मली इजी गोइंग में 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल भी लिख देते हैं। एक्यूरेट की अगर हम बात करें तो 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.185 जूल, और 1 कैलोरी इक्वल्स टू राउंड ऑफ में अगर मैं बात करूं तो 4.2 जूल। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। कई बार जैसे मान लीजिए यूनिट कन्वर्जन अगर हमको करना पड़े तो वहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल राउंड ऑफ में, या फिर एक्यूरेट कहें तो 4.185 जूल होता है। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए ताकि जब हम न्यूमेरिकल करें या कहीं पर यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत पड़े तो वहाँ पर हमको ये अगर रिलेशन पता है तो हम आसानी से जो है यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए इसका जो मैटर है, जो आज की क्लास का मैटर है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जो है मैटर देख सकते हैं। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। अब देखिए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है। तो देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए क्या है, एक मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिकल है। तो अगर पार्टिकल की संख्या एक है या लिमिटेड है तो वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। अब जैसे मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है, अब इसकी मुझे प्रॉपर्टी स्टडी करनी हो तो मैं क्या क्या प्रॉपर्टी स्टडी कर सकता हूँ कि भाई इस पार्टिकल की पोजीशन क्या है, वेलोसिटी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, मोमेंटम क्या है, ईटीसी। तो यहाँ पर ये जो है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम है और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो क्या कहला रही है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। वहीं पर अगर आपके सिस्टम बहुत लार्ज है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो वहाँ पर जब आप देखेंगे कि पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा है तो ये जो आपने माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ बताई उसका वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो जब पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है तो जो सिस्टम होता है वो आपके मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कहलाता है, और उस सिस्टम को स्टडी करने के लिए जो प्रॉपर्टीज़ काम में लेते हैं वो आपके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। तो यहाँ पर अगर मैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की बात करूँ तो सबसे कॉमन जो है वो है प्रेशर, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, ईटीसी।
तो यहाँ पर अगर बात करेंगे मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की, तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब ये है कि जब आपके सिस्टम मैक्रोस्कोपिक सिस्टम होता है, मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, तो उसको स्टडी करने के लिए जो प्रॉपर्टी हम काम में लेते हैं, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे कंपोजिशन हो, वो आपके मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपके। बहुत सारी हो सकती हैं, मैंने जो मेन है वो यहाँ पर काम में लिया है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेट ऑफ अ सिस्टम, तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो स्टेट की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कोई सिस्टम है, तो सिस्टम की स्टेट से मतलब क्या है? सिस्टम की स्टेट से मतलब ये है कि जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी डेफिनेट वैल्यू है। मतलब क्या है? डेफिनेट वैल्यू। डेफिनेट वैल्यू किसकी? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की। तो यह कहने का मतलब ये कि अगर कोई मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है तो वहां पर उस सिस्टम की अगर जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हैं उनकी फिक्स वैल्यू है, तो वो सिस्टम क्या कहलाता है, या वो स्थिति क्या कहलाती है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम। तो कहने का मतलब है अगर मुझे सिस्टम की स्टेट को डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि सिस्टम की स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई इस स्टेट पर सिस्टम की प्रेशर की वैल्यू इतनी है, वॉल्यूम की वैल्यू इतनी है, टेम्परेचर की वैल्यू इतनी है, कंपोजिशन इतना है। तो कहने का मतलब ये है कि स्टेट ऑफ ए सिस्टम का मतलब ये है कि जब मुझे किसी सिस्टम की स्टेट बतानी है तो स्टेट का मतलब ये है कि जितनी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उसकी वैल्यू क्या है? डेफिनेट है। डेफिनेट का मतलब फिक्स वैल्यू है। तो जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा कि मुझे स्टेट डिफाइन करनी है, तो मैंने कहा प्रेशर की वैल्यू P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है, ETC। और भी जो वैल्यू वो भी हम बता सकते हैं। मेनली आपके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हम बताते हैं, कंपोजिशन भी बताते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं या मास कितना है। तो कहने का मतलब है स्टेट ऑफ अ सिस्टम से मतलब ये है कि आपके जो सिस्टम है उसमें जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की जो वैल्यू है वो फिक्स होगी। क्या होगी? फिक्स होगी। इसके बाद आगे कह रहा है स्टेट वेरिएबल्स। अब देखिए एक चीज और कहें कि यहां पर हमने क्या कहा कि जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की वैल्यू है वो डेफिनेट होनी चाहिए, तो वो हम कहेंगे कि सिस्टम एक स्टेट में है। अगर आप कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर था, उसमें से मैंने प्रेशर को चेंज कर दिया, तो अगर आप प्रेशर की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा P से मैंने क्या कर दिया? P1 कर दिया या P डैश कर दिया, तो अगर आप मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो यहां पर हम कहेंगे कि जो सिस्टम है उसकी स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो अगर आप किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू को चेंज करते हैं तो वहां पर जो सिस्टम है उसकी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अब इसके आगे दे रखा है स्टेट वेरिएबल। तो जैसे अभी हमने ऊपर देखा कि हम सिस्टम की जो स्टेट है वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के द्वारा, कि अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू फिक्स है तो सिस्टम एक पर्टिकुलर स्टेट में है, और अगर किसी भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी की वैल्यू आप चेंज कर रहे हैं तो जो सिस्टम है उसकी स्टेट जो है वो क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है उन्हीं को हम स्टेट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टेट वेरिएबल जो सबसे कॉमन है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और कंपोजिशन, ये आपके सबसे जो कॉमन, सबसे जो इंपॉर्टेंट स्टेट वेरिएबल है वो ये हैं। तो अगर हमें किसी भी सिस्टम की स्टेट डिफाइन करनी है तो हम क्या कहेंगे कि भाई इस सिस्टम की स्टेट कैसे डिफाइन करेंगे कि इस सिस्टम के लिए प्रेशर की वैल्यू इतनी है, वॉल्यूम की वैल्यू इतनी है, टेम्परेचर इतना है, कंपोजिशन इतनी है। तो जब आप इसकी वैल्यू डिफाइन करेंगे या इसकी वैल्यू बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये आपके क्या कहलाते हैं? स्टेट वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या है कि अगर आप इनको चेंज करोगे, ये वेरिएबल है, तो अगर आप इनको चेंज करोगे, जैसे प्रेशर की वैल्यू चेंज करोगे, वॉल्यूम की वैल्यू चेंज करोगे, टेम्परेचर चेंज करोगे, तो जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो स्टेट जो है वो कब चेंज होगी? जब आप स्टेट वेरिएबल चेंज करेंगे। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो सिस्टम की जो स्टेट है वो भी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद दे रखा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखिए अभी तक तो जो हमने पढ़ा वो सब थ्योरेटिकल था, समझने के लिए। क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया था, एक तो आपके पूछा गया है थर्मोफ्लास्क। उसके बाद जो क्वेश्चन वाला पार्ट है वो आपके आता है यहाँ पर, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम में पूछता है निम्न में से कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है और निम्न में से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब देखिए एक्सटेंसिव और इंटेंसिव नाम से ही पता चल रहा है। एक्सटेंसिव का मतलब जो बाहर से रिलेटेड है, इंटेंसिव का मतलब जो अंदर से रिलेटेड है। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वह होती है जो मैटर की अमाउंट पे डिपेंड करती है।
जो मैटर की अमाउंट जो है पदार्थ की मात्रा उस पर क्या करती है, डिपेंड करती है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी वह होती है जो मैटर की अमाउंट पदार्थ की मात्रा पे डिपेंड नहीं करती। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो पदार्थ है, जैसे मान लीजिए सिस्टम में कोई भी मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कुछ भी हो सकता है, तो अगर मैंने उसकी अमाउंट बढ़ा दी, जैसे मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए, अमाउंट बढ़ा दी, तो जो जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी अमाउंट चेंज करने से, मैटर की जो अमाउंट है, पदार्थ की जो मात्रा है, वो चेंज करने से जो जो प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी वो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। और पदार्थ की मात्रा चेंज करने पर भी अगर जो प्रॉपर्टी चेंज ना हो वो क्या कहलाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब इसको अगर मैं एग्जाम्पल से समझूं तो आप इसको ऐसे समझिए, इसको सिंपल सा हम ऐसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए एक पानी की बोतल है। अब पानी की बोतल जो है उसमें से मैंने थोड़ा सा पानी पी लिया, तो अब हम ऐसे चेक करेंगे कि जब पानी की बोतल पूरी भरी हुई थी और मैंने थोड़ा पानी पी लिया, मतलब आधी बोतल मैंने पानी पी लिया, तो बोतल आधी हो गई। अब आप इसको ऐसे देखिए कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी चेंज हुई और कौन सी प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। भाई आप क्या देखेंगे कि पानी की बोतल जब पहले भरी हुई थी तो अमाउंट अलग था, और जब आधा पानी मान लीजिए पी लिया तो अमाउंट क्या हो गया, चेंज हो गया। अब अगर मुझे मतलब समझना हो कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव है और कौन सी इंटेंसिव, तो आप इसको देखिए कि भाई जब पहले पानी की बोतल भरी हुई थी तो उसका मास डिफरेंट था, और जब पानी की बोतल आधी हो गई तो उसका मास क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब जो मास है या जो वेट है वो पानी की जो अमाउंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो अमाउंट पे मास डिपेंड कर रहा है, इसलिए मास किस में जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास किस में जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख देता हूँ कि जो मास है, मैटर पे डिपेंड कर रहा है, तो जो मास है वो किस कैटेगरी में जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की कैटेगरी में जाएगा। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो मास है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जो मास है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो पानी का टेम्परेचर था, पानी पूरा भरा हुआ था उसका टेम्परेचर क्या था, और आधा पानी खाली हो गया उसका टेम्परेचर क्या है, क्या आधा पानी खाली होने से टेम्परेचर पे कोई चेंज आएगा? तो आप सोचेंगे कि भाई कोई चेंज नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं भी आएगा। तो आप देखेंगे कि टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं आ रहा, मतलब टेम्परेचर क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मतलब टेम्परेचर जो है वो पानी की अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल हम याद भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उससे आपके और क्लियर हो जाएगा, ताकि अगर कोई नए एग्जाम्पल भी आए तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसके बाद अगर मैं बात करूँ वॉल्यूम की, तो जब पानी की बोतल पूरी भरी हुई थी तो पानी का वॉल्यूम अलग था, और जब पानी की बोतल आधी खाली हो गई तो पानी का वॉल्यूम क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब जो वॉल्यूम है पानी का वो आपके डिपेंड कर रहा है अमाउंट पे। तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो आ जाएगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में। अगर मैं प्रेशर की बात करूँ पानी के, तो जो पानी का जो प्रेशर है या इंटरनल जो प्रेशर होता है गैस का, वो अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो आपके इंटरनल प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब यहाँ पर आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि भाई प्रेशर का फॉर्मूला तो HρG होता है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बेस पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वॉल पे जो प्रेशर लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा आपको ध्यान रखना है, प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो अब ऐसे करके जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं अगर हम सबको डिस्कस करें, तो जो मास है वो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, वॉल्यूम जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। डेंसिटी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, देख लेते हैं फटाफट से। अगर मैं बात करूं एनर्जी की, तो जो एनर्जी है वो आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एंथैल्पी की, तो एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी का नोटेशन H होता है, तो मैं पूरा नाम नहीं लिख रहा। जो इंटरनल एनर्जी है उसको हम E से रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में U से भी मेंशन किया होता है। तो इंटरनल एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर मैं कहूँ हीट, जिसको आप Q से मेंशन कर सकते हैं, वो भी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो यहाँ पर ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ये सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बात, अगर सिंपल एनर्जी, सिंपल एंथैल्पी, सिंपल हीट लिखा हुआ है या सिंपल एंट्रोपी लिखा हुआ है तो वो सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है।
लेकिन अगर साथ में एक शब्द आ गया, जैसे हीट कैपेसिटी जो है वो भी आप लिख सकते हो, हीट कैपेसिटी, तो ये सारी की सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो आपके अमाउंट पे डिपेंड कर रही है सब्सटेंस के। लेकिन जो टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं लिख रहा हूँ इंटरनल एनर्जी E तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं लिख रहा हूँ एंथैल्पी H तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर एक शब्द लग जाए स्पेसिफिक या मोलर तो वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, इंटेंसिव हो जाएगी। कैसे, अगर मैं कह रहा हूँ मोलर एंथैल्पी तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं कह रहा हूँ सिंपल एंथैल्पी तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, अगर मैं कह रहा हूँ मोलर हीट तो वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो अगर मैं मोलर कह रहा हूँ या आपके स्पेसिफिक हीट कह रहा हूँ तो ये आपके क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्योंकि अगर आप मोलर या स्पेसिफिक लगाते हैं तो आपने अमाउंट फिक्स कर दिया, मतलब मोलर हीट का मतलब, मोलर एंथैल्पी का मतलब एक मोल की एंथैल्पी, तो वहाँ पर आप अमाउंट चेंज भी करेंगे उससे मोलर एंथैल्पी पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप टोटल एंथैल्पी कहेंगे तो वहाँ पर फर्क पड़ेगा। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो पहला क्वेश्चन बनता है वो आपके यहाँ से बनता है। अब देखिए सिलेबस में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है लेकिन बेसिक्स में आ जाता है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल पूछता है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी के एग्जाम्पल पूछता है। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, जितने भी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने आती है, कहीं पर भी बुक्स में लिखा हुआ है, आप मेंशन कर लीजिए कि ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल हैं और ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ के एग्जाम्पल है। तो आपको बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा जब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो आपके और क्लियर हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी वो एग्जाम में पूछता है और कौन सी नहीं पूछता है। सबसे कॉमन जो पूछेगा टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये तो पूछेगा ही पूछेगा। इसके अलावा वर्क, हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मोलर का और स्पेसिफिक का ध्यान रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है स्टेट फंक्शंस। अब देखिए यहाँ पर जब हम बात करते हैं वेरिएबल की या फंक्शन की, तो हमने क्या कहा कि एक सिस्टम जो है उसकी एक पर्टिकुलर स्टेट में जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं या अलग अलग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। और जब सिस्टम की स्टेट चेंज होती है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, चेंज होती है। अब जैसे मान लीजिए मैंने कहा सिस्टम जो है ए स्टेट में है, एक मैंने कहा स्टेट है ए और दूसरी स्टेट है मैंने कहा बी। अब मान लीजिए ए से बी तक जाने का जो रास्ता है या जो प्रोसेस है अलग अलग हो सकता है। एक प्रोसेस या पाथ कहें तो एक पाथ ये है जिसको मैंने कहा पाथ 1, एक मैंने कहा पाथ ये जिसको मैंने कहा पाथ 2 और एक मैंने कहा पाथ ये जिसको मैंने कहा पाथ 3। कहने का मतलब ये कि सिस्टम जो था वो स्टेट ए से स्टेट बी पे गया। 3 तरह के पाथ हो सकते हैं, पाथ 1, पाथ 2 और पाथ 3। अब हमने क्या देखा कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ या ऐसे वेरिएबल जो सिस्टम की इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहे हैं, मतलब आप किसी भी पाथ से जाएं, ए से बी तक जब आप लेके जा रहे हैं सिस्टम को, किसी भी पाथ से लेके जा रहे हैं तो वहाँ पर प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मतलब कोई चेंज नहीं है। प्रॉपर्टी केवल डिपेंड कर रही है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट। उसको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। उसको हम क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन कौन है, जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे, जो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहे। और पाथ फंक्शन कौन है, जो पाथ पे डिपेंड कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप ए से बी फर्स्ट से जाएंगे तो प्रॉपर्टी कुछ और होगी या जो वैल्यू है कुछ और होगी वेरिएबल की। ए से बी पे सेकंड पाथ से जाएंगे तो कुछ और होगी और ए से बी पे थर्ड पाथ से जाएंगे तो कुछ और होगी। तो कहने का मतलब है जो वेरिएबल या जो प्रॉपर्टी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, उसको हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। और जो प्रॉपर्टी या जो वेरिएबल या जो फंक्शन स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट की जगह पाथ पर डिपेंड करते हैं उसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। अब यहाँ पर वो आपसे एग्जाम में जो है वो थ्योरी नहीं पूछेगा, वो ये नहीं पूछेगा कि स्टेट फंक्शन किसे कहते हैं और पाथ फंक्शन किसे कहते हैं, वो पूछेगा एग्जाम्पल। तो देखिए एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो पाथ फंक्शन के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है सबसे इंपॉर्टेंट, एक है वर्क और एक है हीट। हीट और वर्क जो है वो पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा जितनी भी प्रॉपर्टीज़ बच गई, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, ETC, वो सारे किसके एग्जाम्पल हैं, स्टेट फंक्शन के। बात समझ में आ गई। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, निम्न में से कौन सा स्टेट फंक्शन नहीं है
या निम्न में से कौन सा पाथ फंक्शन है। क्यों? क्योंकि पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल दो ही हैं, तो वो ये नहीं पूछेगा निम्न में से कौन सा स्टेट फंक्शन है, क्योंकि अगर वो ऐसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्टेट फंक्शन है तो उसको एक स्टेट फंक्शन का एग्जाम्पल देना है और 3 पाथ फंक्शन का एग्जाम्पल देना है, जो कि इतना आसान नहीं है क्योंकि नॉर्मली दो ही है। हाँ, हो सकता है कि वो एनर्जी को या हीट को डिफरेंट फॉर्म में शो कर दे, वो एक अलग चीज़ है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्टेट फंक्शन जो है मैक्सिमम जो है स्टेट फंक्शन के एग्जाम्पल हैं, और जो वर्क और हीट जो है वो आपके पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो वो एग्जाम में पूछेगा निम्न में से कौन सा स्टेट फंक्शन है, निम्न में से कौन सा पाथ फंक्शन है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए आगे दे रखा है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि सिस्टम अलग होता है, प्रोसेस अलग होता है। टाइप ऑफ सिस्टम में हमने पढ़ा क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, होमोजीनियस सिस्टम, हेट्रोजीनियस सिस्टम, ये टाइप ऑफ सिस्टम के एग्जाम्पल थे। प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस का मतलब ये है कि जैसे अभी हमने बात करी कि हम जो सिस्टम है उसको डिफाइन करते हैं। डिफाइन किससे करते हैं कि भाई हमने कहा सिस्टम की एक पर्टिकुलर स्टेट है। स्टेट कैसे डिफाइन करते हैं? उसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उसकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है, डेफिनेट वैल्यू होती है। तो मैंने कहा कि सिस्टम जो है स्टेट ए में है। क्या है? सिस्टम स्टेट ए में है। उसके बाद मैंने क्या करा, उसको चेंज करा उसकी स्टेट को, और उसकी स्टेट को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? बी में। तो सिस्टम वही था, सिस्टम पहले भी वही था, सिस्टम बाद में भी वही है, मतलब सिस्टम तो वही है, लेकिन मैं उस सिस्टम की क्या चेंज कर रहा हूँ? स्टेट चेंज कर रहा हूँ। पहले सिस्टम की स्टेट थी ए और बाद में सिस्टम की जो स्टेट है वो क्या हो गई? बी। अब मेन बात ये है कि जब आप सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हो, मतलब सिस्टम की स्टेट जब आप ए से बी कर रहे हो, तो कौन सा ऑपरेशन आप लगा रहे हो या कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हो। मतलब आप जब सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हो तो कौन सा ऑपरेशन आप लगा रहे हो या कौन से ऑपरेशन से आप कर रहे हो या कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, मतलब आप सिस्टम की स्टेट चेंज कैसे कर रहे हो, वो प्रोसेस कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेस। कि भाई आपने सिस्टम जो था वो ए स्टेट में था, आप उसको बी स्टेट में ले गए, कैसे लेके गए, तो वो जो आपके ऑपरेशन है जैसे आप लेके जा रहे हैं उसको हम कहते हैं प्रोसेस। अब देखिए प्रोसेस जो है अलग अलग प्रकार से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोसेस दे रखे हैं, एक एक करके सबको देख लेते हैं। अगर आपके लिखा हुआ है आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक, आइसो का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट, तो अगर आइसोबैरिक प्रोसेस लिखा हुआ है, बैरिक का मतलब यहाँ पर प्रेशर से, किससे है? प्रेशर से। तो अगर लिखा हुआ आइसोबैरिक प्रोसेस, इसका मतलब जब आप सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हो तो वहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है। क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। तो यहाँ पर आइसोबैरिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि जब आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर लेके जा रहे हो तो वहाँ पर जब आपके प्रोसेस हो रहा है ए से बी स्टेट तक जाने का, तो प्रेशर कांस्टेंट अगर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? आइसोबैरिक प्रोसेस। सिमिलरली जब आप सिस्टम को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में लेके जा रहे हैं और जो ले जाने का जो पाथ है वहाँ पर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोबैरिक का मतलब प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक का मतलब वॉल्यूम जो है वो क्या है? कांस्टेंट। तो जब आप सिस्टम की स्टेट चेंज कर रहे हैं और स्टेट चेंज करने के दौरान वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबैरिक प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है। आइसोथर्मल समतापी प्रक्रम, प्रोसेस को हिंदी में प्रक्रम कहते हैं, प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्रम। तो समदाबी प्रक्रम, सम आयतनी प्रक्रम और समतापीय प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। अभी हम इसकी एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वहां पर ये वापस से आएंगे। ठीक है, तो हम उसको वापस डिटेल में देखेंगे। केवल अब हम यहाँ देख रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है? टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर जो है वो क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद आता है एडियाबैटिक प्रोसेस। यहाँ पर अगर सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है प्रोसेस तो वो एडियाबैटिक पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी तो नाम से पता चल रहा है, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, की भाई अब आइसोथर्मल आपसे कोई पूछे क्या है तो नाम में ही पता चल रहा है कि आइसो का मतलब सेम, थर्मल का मतलब टेम्परेचर, तो टेम्परेचर सेम है मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। लेकिन एडियाबैटिक जो प्रोसेस है नाम से आपको एक्चुअल में पता नहीं चल पाता, अगर आपका पढ़ा हुआ नहीं है तो। पढ़ा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एडियाबैटिक प्रोसेस को हिंदी में रुद्धोष्म प्रक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है
हीट जो है वो कांस्टेंट रहती है। एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है हीट कांस्टेंट रहती है। देखिए यहाँ पर आप माइंड में क्लियर कर लेना, प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है ये अलग बात है, प्रोसेस में हीट कांस्टेंट रहती है ये अलग बात है। इन दोनों को मिक्स आपको करने की ज़रूरत नहीं है या कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं कह रहा हूँ आइसोथर्मल प्रोसेस तो वहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट है, हीट चेंज होगी। और अगर मैं कह रहा हूँ एडियाबैटिक प्रोसेस है तो हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा। समझ में आ गई बात? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मिक्स करने की जरूरत नहीं है। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब हीट वेरी करेगी, और एडियाबैटिक मतलब हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर वेरी करेगा। साइड में बता देता हूँ, टेम्परेचर कांस्टेंट है, क्यू जो है वेरी करेगा, मतलब चेंज होगा, ठीक है। और यहाँ पर हीट कांस्टेंट है, टेम्परेचर जो है वेरी करेगा। तो यहाँ पर टेम्परेचर और हीट को सेम समझने की गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है। आगे दे रखा है साइक्लिक प्रोसेस। अब देखिए साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने शुरुआत करी ए से, ठीक है, फिर आप गए बी स्टेट पर, फिर आप गए सी स्टेट पर, और लास्ट में आप कहाँ गए? वापस ए पर। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये है कि आपने जिस स्टेट से शुरू किया था आपने उसकी स्टेट चेंज करी करते करते लास्ट में आप कहाँ पर आ गए? वापस से इनिशियल स्टेट पर। मतलब जिस स्टेट से आपने शुरू किया था, जो आपके सिस्टम की स्टेट थी जहाँ से आपने शुरू किया था, लास्ट में आप वहाँ पर वापस वहाँ पर आ गए, उसको हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस की खास बात क्या है? अभी हमने देखा था स्टेट वेरिएबल और पाथ वेरिएबल। तो स्टेट वेरिएबल वो होते हैं जो स्टेट पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि स्टार्टिंग में स्टेट ए थी और लास्ट में जब हम एंड में आए तो वापस से स्टेट क्या है? ए है। इसका मतलब ये हुआ कि साइक्लिक प्रोसेस में जो स्टेट वेरिएबल हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ साइड में, साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट वेरिएबल जो होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब उसकी वैल्यू में चेंज नहीं आता। स्टेट वेरिएबल आप कह सकते हो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी ईटीसी। तो अगर आपसे कोई पूछे साइक्लिक प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे? 0। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में जहां से शुरू हुआ था वापस वहीं पहुंच गया, तो स्टेट सेम है, तो आपके स्टेट वेरिएबल की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो उसकी वैल्यू में चेंज क्या हो जाएगा? 0। लेकिन यहाँ पर हीट जो एक्सचेंज है या जो वर्क है वो 0 नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन नहीं है, वो क्या है? पाथ फंक्शन है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ पर स्टेट प्रोसेस या साइक्लिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जब आपके जहाँ से आपने शुरू करा है, जिस स्टेट से पहले आपने स्टेट चेंज करी लास्ट में आप वहीं पर आगे जिस स्टेट से आपने शुरू किया था, तो वहाँ पर आप क्या कहेंगे कि स्टेट वेरिएबल की जो वैल्यू है साइक्लिक प्रोसेस में क्या रहती है? कांस्टेंट। और जो आपके वेरिएबल में जो चेंज है उसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। अब चाहे इंटरनल एनर्जी कहूँ, चाहे टेम्परेचर कहूँ, या चाहे एंथैल्पी कहूँ, सबकी वैल्यू क्या आएगी? 0। वैल्यू कांस्टेंट है और जो चेंज इन वैल्यू है या जो वेरिएशन है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। जो W है वो 0 नहीं आएगा, या जो हीट एक्सचेंज है वो 0 नहीं आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके दे रखा है रिवर्सिबल प्रोसेस। अब देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस को हिंदी में कहते हैं उत्क्रमणीय प्रक्रम। रिवर्सिबल प्रोसेस को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय प्रक्रम। अब रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या अंतर है? पहले मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस ले लेता हूँ, वो आसानी से समझ में आ जाएगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस जो है उसको हम हिंदी में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहते हैं। इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होते हैं जो एक ही डायरेक्शन में हो सकते हैं, दूसरी डायरेक्शन में उनका होना पॉसिबल नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आपके झरना है, उससे पानी बह रहा है, तो झरने से पानी गिर रहा है, तो आप देखेंगे कि जो पानी है झरने से ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाता। इसका मतलब जो डायरेक्शन है प्रोसेस की वो एक फिक्स डायरेक्शन है। तो जब प्रोसेस सिंगल डायरेक्शन में होता है उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होते हैं। मतलब अगर प्रोसेस एक डायरेक्शन में होता है तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहाँ पर हमने क्या कहा? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः हो रहा है, आपको बाहर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए झरने से पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो जब पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप नीचे गिरेगा। लेकिन अगर आप चाहें कि पानी नीचे से ऊपर गिरे या नीचे से ऊपर जाए
तो वो अपने आप नहीं जाएगा, आपके लिए आपको उसके लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके ये साइनोनिम्स कह सकते हैं या ऑल्टरनेट टर्म्स कह सकते हैं। पूछता है कोरिलेशन, वो इसमें रिलेशन पूछता है आपसे कि भाई वो आपसे क्या कहेगा कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सही क्या है और गलत क्या है। तो आपको साथ में ये टर्म ध्यान रखनी है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्वतः होते हैं, स्वतः का मतलब अपने आप हो रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा नेचुरल प्रोसेस है। तो जब झरने में ऊपर से पानी नीचे गिर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में गिर रहा है मतलब इरिवर्सिबल है, अपने आप गिर रहा है मतलब स्पॉन्टेनियस है, और नेचर में हो रहा है मतलब नेचुरल प्रोसेस है। तो देखा जाए तो इन तीनों का लगभग मीनिंग क्या है, एक जैसा है। तो तीनों टर्म जो है किसके लिए काम में आ रही है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। इसका मतलब क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में होता है, दोनों डायरेक्शन में नहीं होता। अब बात करते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस की। तो रिवर्सिबल प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये आपके कोई सिलेंडर है और ये आपके वेटलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, मतलब इसका जो वेट है पिस्टन का नेग्लिजिबल है और इसके अंदर गैस फिल है, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, एक सिलेंडर है जिसके अंदर गैस फिल है। अब इसका जो अंदर जो गैस का प्रेशर है वो मैंने कहा PI है, वो मैंने क्या कहा PI मतलब इंटरनल प्रेशर है। और ये जो बाहर जो एनवायरनमेंट है उसका जो प्रेशर है वो मैंने कहा PE है, जिसको हमने कहा एक्सटर्नल प्रेशर है। क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है। तो सिलेंडर के अंदर जो गैस है वो बाहर की तरफ प्रेशर लगा रही है, मतलब जो इंटरनल प्रेशर है उसकी डायरेक्शन क्या है कि वो यहाँ प्रेशर लगा रही है, और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो ऊपर से प्रेशर लगा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि अगर मान लीजिए कि इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है, किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से। इंटरनल प्रेशर ज़्यादा है किससे, एक्सटर्नल प्रेशर से, तो एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मतलब प्रसार होगा। क्या होगा, प्रसार होगा। मतलब जो सिलेंडर है उसमें जो गैस है उसका क्या होगा, प्रसार होगा, तो वॉल्यूम क्या है, बढ़ेगा। तो यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस की जो कंडीशन है वो क्या है कि एक तो रिवर्सिबल प्रोसेस जो है बोथ डायरेक्शन में हो सकता है। बोथ डायरेक्शन मतलब जो प्रोसेस है वो केवल एक डायरेक्शन में, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोसेस जो है दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, मतलब फॉरवर्ड भी जा सकता है और बैकवर्ड भी जा सकता है। अब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की कंडीशन क्या है, तो देखिए यहाँ पर दो तरह के फोर्स काम करते हैं। एक को हम कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, एक को हम क्या कहते हैं, ड्राइविंग फोर्स, और एक को हम कहते हैं अपोजिंग फोर्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो रिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी जो कंडीशन है वो ये है कि जो ड्राइविंग फोर्स है और जो अपोजिंग फोर्स है उसमें जो डिफरेंस है बहुत कम होना चाहिए, मतलब नेग्लिजिबल डिफरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नेग्लिजिबल डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पर जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या कह रहा है कि दो तरह के फोर्स हैं, एक है ड्राइविंग फोर्स और एक है अपोजिंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स में जो डिफरेंस है या जो अंतर है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मैंने कहा PI है इंटरनल प्रेशर, गैस का जो आंतरिक दाब है वो है, और PE है जो एक्सटर्नल प्रेशर जो है बाह्य दाब। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, कंडीशन मैंने क्या लगाई कि जो PI है वो ज़्यादा है किससे, PE से। तो रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए कंडीशन जो है वो ये है कि PI की वैल्यू जो है PE से थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जब PI की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी तो एक्सपेंशन होगा, और कैसे होगा, धीरे धीरे होगा। क्या होगा, धीरे धीरे। इसके बाद यहाँ पर हमने क्या करा, कंडीशन चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी कि अगर मैंने PE को ज़्यादा कर दिया थोड़ा सा, किससे, PI से, किससे, PI से, तो यहाँ पर एक्सटर्नल प्रेशर ज़्यादा हो गया और इंटरनल प्रेशर क्या हो गया, कम। तो पहले जो गैस का प्रसार हो रहा था अब गैस का क्या होगा, संपीड़न होगा। पहले गैस एक्सपेंड कर रही थी, अब गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो कहने का मतलब है पहले डायरेक्शन एक्सपेंशन की थी, बाद में डायरेक्शन क्या होगी, कंप्रेशन की। तो यहाँ पर इस प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पर ये कंप्रेस होगी। तो हमने क्या कहा, स्टार्टिंग के केस में, एक्सपेंशन के केस में हमने क्या कहा कि ड्राइविंग फोर्स है PI जो कि थोड़ा सा ज़्यादा है किससे,
एक्सटर्नल प्रेशर जिसको हमने कहा अपोजिंग फोर्स उससे क्या है थोड़ा सा ज्यादा है, तो उस केस में एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे ही आपके अपोजिंग फोर्स ज्यादा हुआ थोड़ा सा ड्राइविंग फोर्स से, जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पर आपने देखा एक्सपेंशन के लिए इंटरनल प्रेशर ज्यादा था, एक्सटर्नल प्रेशर कम था, और कंप्रेशन के लिए एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा है और इंटरनल प्रेशर क्या है, कम है। तो यहां पर ड्राइविंग फोर्स और अपोजिंग फोर्स, ड्राइविंग फोर्स क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है किसके विरुद्ध, अपोजिंग फोर्स के विरुद्ध। तो अगर आप अपोजिंग फोर्स को थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे ड्राइविंग फोर्स से, तो डायरेक्शन जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। नॉर्मल डायरेक्शन में क्या है, ड्राइविंग फोर्स की वैल्यू ज्यादा है, अपोजिंग फोर्स की वैल्यू कम है। तो यहां पर हमने क्या देखा, रिवर्सिबल प्रोसेस में सबसे मेन चीज है कि दोनों में अंतर बहुत कम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर दोनों में अंतर कम है तो एक्सपेंशन होगा वो भी धीरे धीरे होगा, स्लोली, और अगर कंप्रेशन होगा वो भी धीरे धीरे होगा। अगर दोनों में अंतर बहुत ज़्यादा है, इंटरनल प्रेशर में और एक्सटर्नल प्रेशर में, तो प्रोसेस बहुत फास्ट होगा, तो वो रिवर्सिबल की कंडीशन नहीं है। तो जो रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं वो स्लो होते हैं, वो क्या होते हैं, स्लो। अब यहाँ पर रिवर्सिबल प्रोसेस के साथ साथ कंडीशन क्या है कि रिवर्सिबल प्रोसेस अगर है तो वो क्या है, इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग। तो जो सिस्टम है तो वो क्या है, सराउंडिंग के साथ साम्य में है। किस में है, साम्य में, इक्विलिब्रियम में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन है, प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ साम्य में है, इक्विलिब्रियम में। दूसरी बात, जो रिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, स्वतः नहीं होते, हमें एक्सटर्नल कंडीशन अप्लाइड करनी पड़ती है। जो आपके नेचुरल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, और जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं। इसके अलावा रिवर्सिबल प्रोसेस में जो वर्क होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी वर्क होता है, लेकिन मैक्सिमम वर्क कौन से केस में होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है। ये हम बाद में और डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो कौन कौन से होते हैं। इन सब में अगर कोई क्वेश्चन बन सकता है तो सबसे ज़्यादा एडियाबैटिक पे क्वेश्चन पूछते हैं, साइक्लिक पे भी पूछ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। इसके अलावा इनकी जो टर्म्स है वो आपको ध्यान रखनी है कि रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम विद सराउंडिंग, नॉन स्पॉन्टेनियस है, W जो है वर्क मैक्सिमम है। उसके अलावा इरिवर्सिबल अगर सिस्टम है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है और नेचुरल प्रोसेस है। तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है। तो आज जो है हमने थर्मोडायनेमिक्स की जो यूनिट है वो हमने शुरू कर दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, 0th लॉ और फर्स्ट लॉ और उसकी एप्लीकेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके कोई भी सजेशन है, कोई भी सुझाव है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।